नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूं और इसके अंदर अपने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था सहअक्षीय लेंस निकाय के लिए न्यूटन का सूत्र और अन्य संबंध। तो अन्य संबंध हम लोग पढ़ रहे थे, तो अब अपने पढ़ने वाले हैं सहअक्षीय लेंस निकाय के लिए सहअक्षीय लेंस निकाय। सहअक्षीय लेंस निकाय लिख रहा हूँ, सिर्फ सहअक्षीय लेंस निकाय, क्योंकि बाकी तो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे न्यूटन का सूत्र हम लोग इसके लिए पढ़ चुके हैं, पार्श्व आवर्धन पढ़ चुके हैं, बिंब प्रतिबिंब संबंध पढ़ चुके हैं, फोक्स दूरियों में संबंध पढ़ चुके हैं और कोणीय आवर्धन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं अक्षीय आवर्धन का सूत्र। तो अक्षीय आवर्धन देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब अपना आज का टॉपिक है अक्षीय आवर्धन। सहअक्षीय लेंस निकाय के लिए अक्षीय आवर्धन। अक्षीय आवर्धन का अगर आपको मान ज्ञात करना हो तो अक्षीय आवर्धन के लिए आप लोग क्या लिखते हो, एक तो आप लोग इसे एम ए से लिखते हो और इसका फॉर्मूला लिखते हो डी वी अपॉन डी यू। क्या लिखते हो? डी वी अपॉन डी यू लिखते हो। ये हमारे पास में क्या है? अक्षीय आवर्धन है। अगर अपने मान रखें v और u का, तो v और u का मान रखने पर देखिए क्या बनेगा, d बटा d, और v का मान अगर आप लोग रखो तो v दूसरी साइड था जहां था आपका x2 प्लस f2 और यहाँ आ जाएगा x1 प्लस f1। तो ये आपके पास में क्या आ जाते हैं? मान आ जाते हैं। अगर यहाँ पर आप लोग इनका अवकलन करते हो तो फोक्स दूरियाँ तो फिक्स होती है, जिसकी वजह से आपके पास में अवकलन में सिर्फ टर्म बचती है कौन सी? x2 और x1, यानी dx1 बटा d, ये dx2 बटा dx1। ये क्या है आपके पास में? अक्षीय आवर्धन का मान है। अक्षीय आवर्धन का अगर आप लोग सूत्र देखो तो m a इक्वल क्या प्राप्त होता है आपको? dx2 बटा dx1 प्राप्त होता है। अब देखिए न्यूटन के सूत्र से आप लोग क्या लिख सकते हो? न्यूटन के सूत्र से तो न्यूटन का सूत्र आपको बता रहा था कि x1 x2 जो है वो किसके बराबर होता है? f1 f2 के बराबर होता है। अगर आप लोग इसका अवकलन कर देते हो, अवकलन करने पर अगर आप लोग इसका अवकलन कर देते हो तब देखिए आपको क्या मिलेगा। यहाँ मिलेगा आपको x1 dx2 प्लस x2 dx1 बराबर कितना? 0। ठीक है, x1 dx2 प्लस x2 dx1 बराबर कितना आ जाता है? आपके पास में मान जो है वो 0 आ जाता है। और यहाँ से आप लोग मान ज्ञात कर सकते हो किसका? dx2 और dx1 के अनुपात का। तो x1 dx2 बराबर है माइनस के x2 और dx1 के। अपने मान चाहिए dx1 बटा dx2 का, ये dx2 बटा dx1 का, यानी आपको इसे इधर लाना है, इसे आगे भेजना है। तो ये बनेगा माइनस का x2 बटा x1। तो dx2 बटा dx1 हमारे पास में कितना आ जाता है? माइनस का x2 बटा x1 आ जाता है। और ये लगातार अपने समीकरण लगाते आ रहे हैं, तो इसे आप लोग समीकरण नंबर 14 या 15 कुछ भी लगा सकते हो। अभी के लिए मैं इसे समीकरण नंबर 14 लगा देता हूँ। तो आपकी बुक में समीकरण नंबर 14 लगी हुई है, पर ध्यान रखना अपना जो डेरिवेशन चल रहा है, अगर आप नोट साथ में बना रहे हो तो ये समीकरण आ रही है आपकी 15 नंबर समीकरण। 14 नंबर समीकरण बीच में एक और समीकरण थी, उसे मैंने लगा दिया था। ठीक है, तो आपके पास में समीकरण क्या आती है? dx2 बटा dx1 और किसके बराबर? माइनस x2 बटा x1 के। ये समीकरण नंबर 14 मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे आपका टॉपिक आता है पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन में संबंध, कि अगर आपस में इनमें संबंध निकालना हो तो किस प्रकार का संबंध जो है हमें प्राप्त होगा। सहअक्षीय लेंस निकाय के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखना। पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन में संबंध, लास्ट टॉपिक है इसका। पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन में संबंध। पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन में संबंध। कुछ एक समीकरण आपको इसमें लिखनी पड़ेगी, तभी आप लोग ये संबंध निकाल पाओगे। तो सारी समीकरणें आपको इसके अंदर याद होनी चाहिए। जैसे अभी के लिए जो आप लोगों ने समीकरण लिखी है कौन सी? एम ए की, उसे मैं फिर से लिख देता हूँ। एम ए का मान आपके पास में कितना आया था? एम ए का आया था माइनस x2 बटा x1। ये तो आपके पास में मान था किसका? एम ए का।
जो समीकरण नंबर 14 के रूप में आपने लिखा था। और पार्श्व आवर्धन एम टी का मान जो है, पार्श्व आवर्धन एम टी का मान आया था माइनस का F1 बटा x1 या माइनस का x2 बटा F2। बिल्कुल शुरुआत में हम लोगों ने इसे पढ़ा था। तो ये आपके पास में समीकरण नंबर 9 के रूप में प्राप्त हुई थी। तो आपने क्या किया था, इसके अंदर समीकरण 9 के अंदर ये निकाला था एम टी इक्वल पार्श्व आवर्धन वाला जो टॉपिक था उसमें शुरुआत में ये समीकरण निकल गई थी माइनस F1 बटा x1 और किसके इक्वल है, माइनस x2 बटा F2 के। ठीक है, अब यहाँ से एम थीटा अगर आप लोग देखो तो एम थीटा का मान आपको क्या प्राप्त हुआ था, देखिए एम थीटा का मान आपको प्राप्त हुआ था x1 बटा F2, x1 बटा F2 और इसी को लिख सकते हो F1 बटा x2। तो ये एम थीटा का मान, ये आपके पास में एम टी का मान और ये आपके पास में मान है किसका, एम ए का। इन सभी मानों को एक तो आप लोग याद रखो ही गए, क्योंकि इन मानों की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर कोई न्यूमेरिकल यहाँ से आ जाता है तो समीकरण आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले संबंध देखिए, सबसे पहला संबंध जो इसमें निकाला गया है वो एम ए और एम थीटा को मल्टीप्लाई करके निकाला गया है कि एम ए और एम थीटा को अगर मल्टीप्लाई आप लोग कर देते हो तो संबंध फर्स्ट। एक तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि इनके जो संबंध अपने निकाल रहे हैं ये संबंध सिर्फ आपकी हेल्प करेंगे किसी न्यूमेरिकल के अंदर। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसे आगे सोल्व करो, आपने इन सब का मान ज्ञात कर लिया, आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। परंतु अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसके अंदर आपको इनके समीकरण जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे किन्हीं दो आवर्धन का मान देकर के अगर तीसरी आवर्धन को पूछ लिया जाए तो जैसे एक आवर्धन का फॉर्मूला निकाला गया है कि अगर आप लोग क्या करते हो, एम ए को एम थीटा से मल्टीप्लाई करते हो। एम ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, अगर एम थीटा वाला जो मान है उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो उस कंडीशन के अंदर देखिए आपके पास में क्या बनता है, एम ए का मान आपके पास में है माइनस का x2 बटा x और माइनस का x2 बटा x1 और एम थीटा का मान आपके पास में कितना है, x1 बटा f2। ये x1 से x1 कट गया और ये आ गया माइनस का x2 बटा f2। कितना आ गया, माइनस का x2 बटा f2 आ गया। और ये जो मान आपके पास में है आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये मान किसका है, एम टी का मान है। तो यहाँ से आपके पास में जो रिजल्ट निकल करके आया है वो रिजल्ट क्या निकल करके आया है कि जो आपके पास में अक्षीय आवर्धन है, अक्षीय आवर्धन को अगर मल्टीप्लाई करते हो किससे, कोणीय आवर्धन से, कोणीय आवर्धन से, तो ये किसके बराबर आ जाता है, ये आ जाता है एम टी के बराबर, पार्श्व आवर्धन के बराबर। यानी अक्षीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन का मल्टीप्लाई जो है वो किसके बराबर आता है, तो वो आता है आपके पार्श्व आवर्धन के बराबर। इसी तरीके से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो एम टी को और एम थीटा को। तो एम टी को और एम थीटा को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तब देखिए क्या बनेगा, सेकंड संबंध जो है वो संबंध सेकंड, एम टी इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो एम टी और मल्टीप्लाई कर दें हम इसे किससे, एम थीटा से। तो इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस का F1 बटा x1, माइनस का F1 बटा x1 और ये गुणा में आपके आ जाता है x1 बटा F2। x1 से x1 कैंसिल हो जाता है और आंसर आ जाता है माइनस का F1 बटा F2। तो दूसरा रिलेशन जो आपके पास में आया है वो आया है कि आपके पास में जो पार्श्व आवर्धन है, ये आपके पास में अक्षीय आवर्धन था, ये कोणीय आवर्धन था और ये पार्श्व आवर्धन के बराबर आया था। इसी तरीके से अगर इसे देखा जाए तो ये आपके पास में पार्श्व आवर्धन है, पार्श्व आवर्धन। अगर पार्श्व आवर्धन को मल्टीप्लाई किया जाए किससे, एम थीटा से, यानी कोणीय आवर्धन से, कोणीय आवर्धन से, तो रिजल्ट जो आता है वो फोक्स दूरियों के अनुपात के बराबर आ रहा है माइनस के अंदर। ठीक है, माइनस के F1 बटे F2 के बराबर आ रहा है। किसका गुना, पार्श्व आवर्धन गुना कोणीय आवर्धन का। और इसी तरीके से तीसरा संबंध भी आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तीसरा संबंध आपके पास में देखिए क्या आएगा, संबंध थर्ड,
ये आपको प्राप्त होगा जो आप लोगों ने समीकरण MA वाली जो समीकरण लिख रखी है, इसमें x1 और x2 का अगर आप लोग क्या कर देते हो, मान रख देते हो, तो x1 और x2 का मान रखने के बाद में आपके पास में देखिए क्या समीकरण बन करके आती है। ये आती है MA इक्वल माइनस का MT की स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर आपके पास में बनता है F2/F1। ये समीकरण आपको प्राप्त होती है तीसरे संबंध के रूप में। ये हम लोगों ने कहाँ से निकाली है, ये हम लोगों ने यहाँ से प्राप्त किया। कैसे, देखिए आप लोग इसे आराम से निकाल सकते हो। जैसे आपके पास में MA का मान कितना है, MA का मान आपके पास में माइनस का x2/x1, और ये दोनों आपके पास में समीकरण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इनमें से किसी एक को बराबर ले लीजिए। जैसे इसे आपने बराबर ले लिया है तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लोग x1 का मान रख सकते हो इसमें, ठीक है। तो x1 का मान रख देना और आपके पास में ये समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाएगी। और अगर x2 का मान रख देते हो आप, तब भी आपको ये समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। सीधा आप लोग इसे याद भी रख सकते हो कि MA जो है वो किसके बराबर आता है, माइनस के MT की स्क्वायर और F2/F1 के बराबर आता है। अब अपना टॉपिक आता है इसके अंदर परिमित दूरी से पृथक्कृत दो लेंसों के संयोजन के प्रधान बिंदु। तो परिमित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी का सूत्र हम लोग व्युत्पन्न कर चुके हैं, और अब अपने क्या करना है, परिमित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों के संयोजन के लिए प्रधान बिंदु जो है उनकी स्थिति को ज्ञात करना है। ध्यान रखना, उनकी स्थिति को अपने पहले ज्ञात कर चुके हैं। अल्फा1 अल्फा2 का मान हम लोगों ने शुरुआत में ज्ञात किया था, और मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक आगे जब आप लोग जाओगे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा1 अल्फा2 के मान जो है वो अपने ज्ञात कर चुके हैं। एक बार फिर से अपने इन्हें व्युत्पन्न करेंगे। तो देखिए अपना टॉपिक आता है परिमित दूरी से पृथक्कृत, परिमित दूरी से पृथक्कृत, परिमित दूरी से पृथक्कृत, परिमित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों के संयोजन की, दो पतले लेंसों के संयोजन के लिए प्रधान बिंदु, के संयोजन के प्रधान बिंदु। तो अपना टॉपिक है परिमित दूरी से पृथक्कृत, परिमित दूरी से पृथक्कृत दो पतले लेंसों के संयोजन के प्रधान बिंदु, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, प्रधान बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करनी है, और किसके लिए, दो पतले लेंसों के लिए। और ये जो दोनों पतले लेंस है ये क्या है, परिमित दूरी से एक दूसरे से पृथक्कृत यानी अलग जो है वो रखे गए। मान लेते हैं हमारे पास में दो पतले लेंस है L1 और L2, जिनकी फोकस दूरियां अपने कितने लेते हैं, F1 और F2 लेते हैं, ठीक है। और अपने ये भी मान करके चलते हैं कि माध्यम जो है वो समान है दोनों के लिए। माध्यम क्या है आपके पास में, वायु है, और समान माध्यम होने की वजह से जो आपके मुख्य बिंदु और निर्णीत बिंदु होंगे इनकी स्थिति क्या होगी, एक ही होगी, यानी ये संपाती होंगे। तो इस तरीके से इसका डायग्राम प्राप्त कर लेते हैं। ये आपके पास में L1 है और ये दूसरा लेंस L2 है। तो L1 और L2 ये दो लेंस है, एक L1 है और एक L2 है, और दोनों लेंसों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल d है। तो स्मॉल d दूरी से दो पतले लेंस जो है वो क्या है, एक दूसरे से पृथक्कृत है। इसके अलावा अपने मान लेते हैं कि H1 H2 दो बिंदु लेकर के अपने तल लेते हैं। सबसे पहले मुख्य तल जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ H1 लेंगे, यहाँ H2 लेंगे, यहाँ पर P1 N1 और P2 N2 आएंगे। अगर माध्यम दोनों तरफ समान है तो जो आपके निर्णीत बिंदु है और जो मुख्य बिंदु है ये क्या होते हैं, एक दूसरे के संपाती होते हैं। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर माध्यम समान हो तो निर्णीत बिंदु और मुख्य बिंदु एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। यहाँ से जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल करके आ रही है, ये O1 अगर मान ले तो ये आगे जाने वाली थी इस साइड जाने वाली थी, परंतु ये रास्ते से क्या हो जाती है, अपने मुड़ जाती है,
ठीक है। रास्ते से ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। जैसे इस साइड ये चली जाएगी और इस साइड जाने के बाद में भी ये क्या होगी, मुड़ेगी। थोड़ा नीचे की ओर लेकर के चलता हूँ मैं इसे। जैसे ये इस साइड जाने वाली थी, परंतु ये इस ओर चली जाएगी। एक तो डायग्राम आप लोग ढंग से देख लेना कि बनाने कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। देखिए सबसे पहले प्रकाश की एक किरण आ रही है, किरण का कोई एक नाम लिख देते हैं, जैसे ए बी प्रकाश की किरण लिख देते हैं। और ए बी प्रकाश की किरण है ये, ए और बी, ठीक है। ए बी प्रकाश किरण है और ये कितनी ऊंचाई से आ रही है, जो h1 ऊंचाई से आ रही है। h1 ऊंचाई से आ रही है और h1 ऊंचाई से आने के बाद में ये आगे जा रही है, C और D पॉइंटों की ओर बढ़ रही है। ये पॉइंट C है और ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर D है, ठीक है। ये पॉइंट अपना क्या है, D है। 2 पॉइंट इसमें और लेने पड़ेंगे अपने, एक F1 आएगा, एक F2 आएगा। तो F1 F2 लेते हैं, फिर आगे सोल्व करते हैं इसे। यहाँ मान लेते हैं F1 है और यहाँ मान लेते हैं क्या आपके पास में F2 है। यहाँ ये जो पॉइंट है आपका F1 डैश है, ठीक है। ये जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है ये हमारे पास में क्या है, F1 डैश है। और दूसरी आपके पास में ऊंचाई जो आ जाती है वो H2 ऊंचाई आ जाती है CO2 की, ठीक है। CO2 ये जो ऊंचाई है हमारे पास में CO2 की, ये CO2 ऊंचाई जो है ये कितनी है, ये ऊंचाई हमारे पास में H2 है, ठीक है। तो इस ऊंचाई को अपने H2 ले लेते हैं। और देखिए ये जो फोकस बिंदु है ये इसके लिए लिखा हुआ है और ये फोकस बिंदु, ये जो दूसरा लेंस है इसके लिए हम लोगों ने लिख दिया है, ठीक है। फिर से सारी बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष जो इसका है उसके समांतर आ रही है। तो यहाँ ए बी प्रकाश की किरण जो है वो आ रही है। ए बी प्रकाश की किरण आती है, प्रथम लेंस के कारण ये क्या हो जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी। प्रथम लेंस की वजह से मान लेते हैं कितनी विचलित होती है, ये डेल1 विचलित होती है, यानी अपने पथ से ये मुड़ जाती है। और कितने एंगल के साथ मुड़ती है, ये डेल1 एंगल जो है, डेल1 लिखा हुआ है यहाँ पर, डेल1 ये पॉइंट आपका H1 है। तो डेल1 एंगल के साथ ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो डेल1 एंगल के साथ ये मुड़ती है। परंतु अगर ये दूसरा लेंस ये नहीं होता, तो दूसरा लेंस नहीं होने की वजह से क्या होता, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से होकर के गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। तो दूसरा लेंस अगर अपनी पोजीशन पर नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण सीधी जाने वाली थी F1 से होकर के, F1 डैश से होकर के। परंतु अभी ऐसा है नहीं। यहाँ क्या लगा रखा है हम लोगों ने, एक दूसरा लेंस लगा रखा है। इस लेंस की वजह से भी क्या होगा, इस लेंस की वजह से भी यहाँ जो प्रकाश की किरण है ये फिर से मुड़ जाएगी। कितने एंगल के साथ, डेल2 एंगल के साथ। और ये किस ओर चली जाएगी, ये F2 की ओर चली जाएगी, जो दूसरे लेंस का फोकस बिंदु है। अगर अपने इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये अपने को कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, H2 बिंदु जो है उससे आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो H2 बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए अगर ये दोनों लेंस नहीं होते तो ये प्रकाश की किरण आने वाली थी, यहाँ टकराती और टकराने के बाद में ये मुड़ जाती, ठीक है। मुड़ जाती और कहाँ जाती, सीधी F2 की ओर जाती। तो यानी ये टोटल अगर आप लोग देखोगे तो कितनी मुड़ चुकी है, डेल एंगल के साथ मुड़ चुकी है। यानी डेल किसके बराबर है, डेल1 प्लस डेल2 के बराबर है। तो इस प्रकार से अपना ये डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और सबसे पहले अपने बात करते हैं कि ये जो लेंस हमारे पास में है, इस लेंस निकाय के लिए तुल्य फोकस दूरी अगर कितनी हो, स्मॉल f हो। तो अगर तुल्य फोकस दूरी स्मॉल f हो तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास में f का मान कितना आएगा। तो f का मान देखिए हमारे पास में आएगा 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का d बटा f1 f2 माइनस का d बटा f1 f2। और इसे आप लोग सोल्व करके भी लिख सकते हो। सीधा किस रूप में लिख सकते हो, आप लोग इसे f के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग इसे f के रूप में लिखते तब आपको ये समीकरण मिलती f इक्वल f1 f2। अगर f के रूप में लिखते तो f इक्वल f1 f2 बटा f1 प्लस f2 माइनस का d, ठीक है। ये समीकरण आपको एक प्राप्त होती है, f इक्वल f1 f2 बटा f1 प्लस f2 माइनस का d, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि मुख्य बिंदु जो होते हैं वो कौन से है, P1 और P2 है। और N1 N2 जो है वो कौन से बिंदु है, वो आपके बिंदु है निर्णती बिंदु, ठीक है। और
ये जो आपके पास में तल है कौन सा, ये संपाती। अभी अगर आप सोच रहे हो कि ये दो कहाँ पर है, तो ये दोनों एक ही पॉइंट पर स्थित है। अगर माध्यम अगर अपने देखें तो माध्यम अपवर्तनांक है, दोनों तरफ माध्यम अलग नहीं है। अगर माध्यम अलग नहीं है तो मुख्य बिंदु और निर्णीत बिंदु क्या होते हैं, संपाती होते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या कर रखा है, इन्हें संपाती बना रखा है। तो आप लोगों को यहाँ क्या ध्यान रखना है कि ये जो H1 और P1 है, H2 और P2 है, ये आपके पास में प्रथम और द्वितीय मुख्य समतल है। मुख्य समतल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मुख्य समतल की प्रॉपर्टी होती है कि जो प्रकाश की किरण जिस ऊंचाई से आकर के टकराती है उसी ऊंचाई से होकर के दूसरे जिस ऊंचाई के साथ प्रथम मुख्य समतल से आकर के टकराती है उसी ऊंचाई के साथ द्वितीय मुख्य समतल से जाती हुई या आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आप लोग ऊंचाई देखोगे तो ये दोनों ही ऊंचाइयाँ किसके बराबर आने वाली है, H1 के बराबर आने वाली है। अब देखिए आगे अपने, अगर प्रथम लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन को देखें अपने, तो प्रथम लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन जो है वो कितना है, डेल 1 है। ठीक है, कितना है वो विचलन डेल 1 है। और यहाँ से अगर आप लोग किसका मान ज्ञात करो, tan डेल 1 का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, tan डेल 1 का मान ज्ञात करो, tan डेल 1। तो tan डेल 1 का मान कितना आएगा, तो ये मान आएगा BO1 और BO1 बटा O1 F1 डैश। यानी अपने इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी अगर बात की जाए तो ये आएगा BO1 जो आपके पास में यहाँ पर लंब है और बटा अपने आधार लिखेंगे तो ये आपके पास में आधार है कौन, O1 और F1 डैश। शायद आपको पता लग गया होगा मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस कंप्लीट त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। ये एंगल डेल 1 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, डेल 1 होगा, क्योंकि ये दो समांतर लाइनें होगी। समांतर लाइनों को एक तिर्यक लाइन काट रही है तो बने हुए कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और एकांतर कोण अगर समांतर लाइनों के लिए बन रहे हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ डेल 1 के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। तो अगर अपने इस त्रिभुज की बात की जाए तो इस त्रिभुज के अंदर से अगर आप लोग किसका मान ज्ञात करो, tan डेल 1 का मान ज्ञात करो, तो लंब बटा आधार सूत्र के अकॉर्डिंग BO1 बटा आपको क्या प्राप्त हो जाता है, O1 F1 डैश प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये मान किसके बराबर आता है, तो ये मान आता है H1 बटे F1 के बराबर, H1 बटे F1 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये हाइट मैंने आपको पहले ही बताया, ये जितनी हाइट है उतनी हाइट H1 होगी और ये हाइट भी कितनी होगी, H1 होगी। तो ये टोटल हाइट कितनी है आपके पास में, H1 है। ठीक है, और जो आपके पास में ये टोटल हाइट, ये भी H है, ये भी H है, ये भी H है, और ये टोटल हाइट भी कितनी है, H, और H भी कितनी, H1 है, क्योंकि ये हाइट आपने कितनी ले रखी है, H1 ले रखी है। तो ये सारी हाइट कितनी है, H1 है। तो ये भी H1 होगी, ये भी H1, और वो आगे वाली भी कितनी होगी, H1। ध्यान रखना ये H2 है क्योंकि ये कंप्लीट नहीं, ये आधी ले रखी है अपनी। ठीक है, अब अपनी दूरी क्या है, बाद में O1 F1 डैश है, O1 F1 डैश, यानी प्रथम लेंस जो है उसके फोकस बिंदु की बात की जा रही है। तो उसका फोकस बिंदु कहाँ पर स्थित है, F1 डैश पर स्थित है। और प्रथम लेंस से अगर वो दूरी ज्ञात की जाएगी तो वो किसके बराबर आएगी, वो दूरी आने वाली है F1 के बराबर। तो आपने कितना लिख दिया है, H1 बटा F1 लिख दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपने बात करें निकाय द्वारा उत्पन्न कुल परिणामी विचलन की, तो कुल परिणामी विचलन आप लोग अगर देखोगे तो कुल परिणामी विचलन देखिए कितना है हमारे पास में, कुल परिणामी विचलन जो है वो है डेल। कुल परिणामी विचलन हमारे पास में कितना है, डेल है। और अगर अपने डेल के मान की बात करें तो यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना पड़ेगा tan डेल का, और tan डेल का मान देखिए कितना आएगा, tan डेल, और tan डेल जो है वो बराबर है किसके, H2P2 बटा P2F2 के, H2P2 बटा P2F2 के, यानी अपने कौन सी दूरी ली है, अपने इसकी बात कर रहे हैं डेल 1 की, और अपनी दूरी ले रहे हैं H2P2। ये H2 हो गया अपना, ये P2 हो गया, और ये P2 और F2 हो गया। देखिए ये यहाँ पर बनता है फिर से एक अंतर कोण, तो ये टोटल विचलन इसका कितना है, डेल है। तो ये मान कितना है आपके पास में, डेल है।
अगर ये मान डेल है तो आप लोग देख सकते हो एक बार फिर से यहाँ पर tan डेल का मान ज्ञात किया जाएगा H2P2, और H2P2 का मान कितना है H1, तो यहाँ कितना आएगा H1 आएगा, कितना आएगा H1 आएगा। ये आपके पास में आएगा P2 और ये आपके पास में P2 और ये F2, और ये मान जो है ये आपका मान आने वाला है फोक्स दूरी F के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर है, फोक्स दूरी F के बराबर है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया H1/F। तो पहला मान आपके पास में tan del 1 का है कितना H1F1, और दूसरा मान tan del का है कितना H1/F। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो कि F2 जो है वो द्वितीय फोक्स बिंदु F2 की द्वितीय मुख्य बिंदु से जो दूरी है वो किसके बराबर ली है हम लोगों ने, तुल्य फोक्स दूरी F के बराबर ली है। ठीक है, अब अपने क्या करना है, अब अपने द्वितीय मुख्य बिंदु, प्रथम मुख्य बिंदु और प्रथम और द्वितीय फोक्स बिंदु जो है उनकी दूरियां ज्ञात करनी है कि उनकी दूरियां F1 और F2 जो है वो कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करना है, इसके लिए दूरियां ज्ञात करनी है। समीकरण नंबर लगा करके छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी नहीं होगा ये सोल्व, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने क्या करेंगे कि जो आपके पास में P1 P2 है और जो F1 F2 है उनकी दूरियां ज्ञात करेंगे। तो N1 N2 की तो अपने आप ही हो जाएगी क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे के समपाती है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग इसके डायग्राम को देख लेना और वो टॉपिक भी देख लेना जिसके अंदर अपने ये फॉर्मूला जो है इसे व्युत्पन्न किया था। ठीक है, तो इसका बचा हुआ पार्ट जो है इसे अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।